नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। कहां हमारे देश में एक तरफ विपक्ष बीजेपी को हराने और बीजेपी को सत्ता से हर जगह हटाने की बात करता है, कहां अभी देश में विपक्षियों के कांग्रेस की अगुवाई वाले सबसे पुराने गठबंधन यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के ही खत्म होने की खबर बनने लगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल ये राजनीतिक दस्तक दी। कहा, कहां है यूपीए, क्या है यूपीए? अब कोई यूपीए नहीं है। अब कांग्रेस इसे बीजेपी के लिए वॉकओवर देने की ममता की तैयारी कहती है। ममता और शरद पवार के विरुद्ध देखिए ये यूपीए क्या खत्म हो रहा है, तो ममता और शरद पवार बीजेपी के विरुद्ध एक नए विकल्प को तैयार करने की बात करते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि आज आप विस्तार से ये जानें कि क्या यूपीए खत्म हो गया, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस की जगह कोई नया मोर्चा बनाएंगी? दिक्कत ममता को कांग्रेस से है या फिर कांग्रेस के नेतृत्व से है? क्या यह सच है कि कांग्रेस के बिना कोई विपक्षी मोर्चा बीजेपी से लड़ नहीं सकता? क्या यूपीए अब खत्म हो गया है? देखिए, कहानी शुरू होती है 17 साल पहले। साल था 2004। 5 साल सरकार चला चुके अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में चुनाव लड़ी बीजेपी को हार मिली। सिर्फ 145 सीट मिल पाई थी। 2004 के उस चुनावी नतीजे में बीजेपी से सिर्फ 7 सीट ज्यादा लेकर कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी सबसे ज्यादा सीट पाने वाली पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से दूर थी। 2004 में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए ही कांग्रेस की अगुवाई में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का जन्म होता है। 17 साल के भीतर कहानी पलट गई। अब सत्ता में स्थिर बीजेपी को सत्ता से अस्थिर करने के लिए यूपीए के ही खत्म होने की बात कही जाती है। 2004 की गर्मियों में फैल कर बने यूपीए को 2021 की सर्दियों में सिकोड़ कर कहा जाता है खत्म हो गया। यूपीए के जन्म के साथ बनी सरकार में मंत्री रहे शरद पवार के सामने ही ममता बनर्जी अब यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठाती हैं। लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए। क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। ममता पूछती हैं कि यूपीए अब कहां है, और यूपीए के प्रमुख स्तंभ रहे शरद पवार भी ममता के नक्शे कदम पर बीजेपी के खिलाफ 2024 के लिए नए विकल्प की वकालत करते हैं। We have to provide a strong alternative to leadership. Overall thinking is not for today, but for 2024 election. बात बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए विकल्प बनने और बनाने की होती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी के चुनावी माहौल को देखना जरूरी है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। सिर्फ 3 राज्यों में सिमट चुकी कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव लड़ने में ताकत झोंके हुए है। पंजाब में कांग्रेस को अपनी सत्ता बचाने की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल जीतकर पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार के अभियान में लग गई हैं। और तब चर्चा छिड़ी है कि कांग्रेस कहां है। कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल हो रहा है। यूपीए के खत्म होने की बात कही जा रही है। जब तुम जिएंगे तब तक लड़ेंगे, और लड़ने के लिए आपको रास्ता निकालना चाहिए। आज भी बहुत टाइम है, वक्त है। हम यूपी इलेक्शन में इसी के लिए कॉन्टेस्ट नहीं करने जा रहा है कि लेट देम कॉन्टेस्ट, इफ दे आर फेल्ड देन आई विल गो देयर। इसमें हमारा क्या ऐतराज है? किसी को ना किसी को तो करना चाहिए। सबसे ज्यादा फायदेमंद हो रहे हैं बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी जब सारे हिंदुस्तान में लड़खड़ाते जा रहे हैं, बीजेपी पार्टी की हालात जब दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी बीजेपी पार्टी को ऑक्सीजन सप्लाई करने का फैसला ले चुके हैं। ये ऑक्सीजन सप्लायर बीजेपी पार्टी के लिए अभी ममता बनर्जी बन चुकी है। इसलिए बीजेपी पार्टी बहुत सारे खुश नजर आ रहे हैं ममता बनर्जी की इस तरीके की लकीर खींचने में और ममता बनर्जी की इस तरीके की बयानबाजी में। ममता बनर्जी की ताकत और कांग्रेस की ताकत की तुलना करें तो पता चलता है कि कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है। टीएमसी को ममता बनर्जी ने कांग्रेस से ही निकलकर 23 साल पहले बनाया। संसद के दोनों सदनों में अभी कांग्रेस के कुल 89 सांसद हैं। ममता की पार्टी टीएमसी के 36।
देश के लगभग हर राज्य में कांग्रेस का संगठन फैला है। टीएमसी देश में अपना संगठन फैलाने में जुटी है। कांग्रेस और टीएमसी में फर्क अभी के राजनीतिक माहौल में इतना जरूर है कि बीजेपी की तमाम कोशिश के बावजूद बंगाल में विजय रथ ममता ने बीजेपी का रोका अकेले। फिर अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर टीएमसी किस कोशिश में लगी है? टीएमसी को आपत्ति कांग्रेस पर है या बीजेपी के विरोधी मोर्चे में कांग्रेस के नेतृत्व पर? इस सवाल की वजह है प्रशांत किशोर, ममता के चुनावी रणनीतिकार, जो ट्वीट करके लिखते हैं कि कांग्रेस जिस विचार और जगह का प्रतिनिधित्व करती है वो एक मजबूत विपक्ष के लिए अहम है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व एक विशेष व्यक्ति का ही दैवीय हक नहीं है, खासकर तब जब पार्टी पिछले 10 साल में अपने 90% चुनाव हार चुकी है। विपक्ष के नेतृत्व का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने दें। ये क्या है, ये ममता बनर्जी को पता नहीं है क्या? पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। ये साजिश आज के नहीं बल्कि पुराने साजिश है, और आज उसके ताकत और बढ़ गए हैं, इसलिए उनके पीछे मोदी जी खड़ा बैठे हैं। इसलिए ये तरह तरह की बहाना बनाकर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास में वो जुटी हुई है। कांग्रेस के ही नेतृत्व में बीजेपी की विरोधी लड़ाई लड़ी जा सकती है। स्टेट लेवल की जितनी भी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ विरोध में लड़ती है, वो सभी ने कांग्रेस के ही नेतृत्व में यूपीओ में आकर इस बीजेपी जैसे व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक साथ आना चाहिए। अब न सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व बल्कि कांग्रेस की अगुवाई में ही चलते आ रहे यूपीए को ही ममता बनर्जी की पार्टी नकार रही है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को सुनिए। I've given you the facts that the UPA was formed for 2004 to 2014 for governance. I've only stated the fact. So for the last 10 years, in fact, not only the last 1 year, the last 10 years there has been no UPA. कपिल सिब्बल कहते हैं कि कांग्रेस के बिना यूपीए मतलब ऐसा शरीर जिसमें आत्मा ही नहीं है। विपक्षी की एकता दिखाने का समय आ गया। क्या वाकई अब कांग्रेस यूपीए की आत्मा की शक्ति रखती है? क्या यूपीए का शरीर भी रह जाएगा, या ममता पवार के साथ एक ऐसा बीजेपी विरोधी विपक्षी मोर्चा जन्म लेने वाला है जिसकी आत्मा कांग्रेस नहीं बल्कि ममता टीएमसी को बनाना चाहती है? दिल्ली से पॉलिमी साहा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। ममता बनर्जी ने यूपीए के होने पर ही सवाल महाराष्ट्र में शरद पवार से मुलाकात के बाद उठाया है। मुलाकात के दौरान शरद पवार के साथ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। अंदर क्या बात हुई इसको लेकर जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार अभिषेक बनर्जी ने यह कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच लोकसभा की 250 सीटों पर सीधी टक्कर होती है, जहां बीजेपी आसानी से बढ़त हासिल कर सकती है, ये अभिषेक बनर्जी ने कहा। तो इस पर ममता और शरद पवार ने सहमति भी जता दी। फिर ममता बनर्जी ने शरद पवार से कहा कि राहुल विदेश में रहकर यहां की राजनीति करते हैं। मतलब यह हुआ कि राहुल के नेतृत्व पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है। दावा है कि ममता बनर्जी ने सुझाव दिया कि यूपीओ को खत्म करके टीएमसी और एनसीपी मिलकर दोनों काम करें। ये एक और सुझाव ममता बनर्जी की तरफ से आया। मतलब कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि उन क्षेत्रों में विस्तार हो जहां कांग्रेस अभी बीजेपी को रोकने में असफल हो रही है। जानकारी यह भी मिली है कि शरद पवार ने कहा, बिल्कुल इस तरह से शरद पवार ने कहा कि अभी भी कांग्रेस कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, अहम है। दावा है कि ममता ने शरद पवार से कहा कि यहां यानी कि महाराष्ट्र में आप और शिवसेना मिल जाइए, आप और शिवसेना मिलकर संभाल लो कांग्रेस के बिना। लेकिन शर्त यहां पर ममता ने रखी। जवाब में शरद पवार कुछ नहीं बोले, शांत रहे। तो अंत में ममता बनर्जी ने शरद पवार से कहा कि आप मार्गदर्शन करिए कि हमें आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये जो बैठक हुई उसमें ये बातें निकलकर सामने आई। अब टीएमसी ये कहने में जुटी हुई है कि यूपीए तो सरकार बनाने के लिए 2004 में बना था। 10 साल पहले यूपीए खत्म हो चुका है। अब यूपीए की नहीं बल्कि एक नए विकल्प की जरूरत है। 2004 में बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने वाले यूपीए की यह पहली तस्वीर है। तब वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता
हरकिशन सिंह सुरजीत की मेहनत से यूपीए बना था। कांग्रेस की अगुवाई वाले तब के यूपीए में आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, पीएमके, टीआरएस, जेएमएम, एलजेपी, एमडीएमके, एआईएमआईएम, पीडीपी, आईयूएमएल, आरपीआई 8 वाले समेत 14 दल जुटे थे। 2009 में दोबारा चुनाव यूपीए जीता तो टीएमसी भी मंत्रिमंडल में आ गई। ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी। अब सवाल हो रहा है कि यूपीए कहाँ है? तो बीजेपी को सत्ता से दूर रहने के लिए बने महागठबंधन का पूरा चक्र देखते हैं। यूपीए बनने के 2 साल में ही यानी 2006 में टीआरएस पहली पार्टी थी जिसने अपना रिश्ता अलग कर लिया था। 2007 में वाइको की एमडीएमके ने भी यूपीए से अलग राह ले ली थी। 2008 में बड़ा झटका लगा था जब समर्थन देते 4 लेफ्ट दलों ने अपना हाथ यूपीए से खींच लिया था। 2008 में तब यूपीए के संकटमोचक समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव बने थे। 2009 में पीडीपी और पीएमके राज्य में चुनावी चक्कर में अलग हो गए। 2009 में ज्यादा ताकत के साथ कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए की सरकार फिर से बनी। 2009 में ही तब टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में नए साथी जुड़े। 2010 में यूपीए से लालू की आरजेडी ने भी महिला आरक्षण बिल के विरोध में समर्थन वापस लिया था। 2012 में फिर यूपीए की सरकार से ममता की टीएमसी और डीएमके दोनों ने हाथ खींचे। 2012 में ही एआईएमआईएम भी यूपीए से अलग हो गई। 2014 में बुरी तरह हारी कांग्रेस के नेता पहले लगातार बीजेपी में जाते रहे। अब बंगाल चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कई राज्यों से टीएमसी लगातार कांग्रेस के नेताओं को ही कांग्रेस मुक्त करके टीएमसी युक्त कर रही है। दिक्कत क्या है? हम लोगों को क्यों आने पड़ा, घूमने पड़ता है? इसी के लिए कौन चाहते हैं कि हमारा बंगाल में अच्छा है? हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए? हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारा साथ निरक भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? आपको याद होगा 2012 साल में ये यूपीए सरकार को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी खुद कुछ दुहाई देके, कुछ फिजूले मुद्दे की दुहाई देकर सरकार से समर्थन वापस लिया था। उस समय यूपीए सरकार को तोड़ने का कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब हो ना पाई, इसलिए कि दूसरे सारे पार्टियां थे हिंदुस्तान में जो तुरंत यूपीए सरकार को समर्थन कर दिया। तो इसकी ये साजिश आज के नहीं बल्कि पुराने साजिश है। अब सवाल कांग्रेस की अगुवाई करने पर उठाया जा रहा है, जिस पर शरद पवार भी 2 महीने पहले कह चुके हैं, जमींदार वाली कहानी सुनाकर। गावामध्ये त्यांची हवेली असते, लँड शेअरिंगचा कायदा आला, त्यांच्या मोठी शेतीची जमिनी गेल्या, अनेक लोकांच्या वाचल्या गेल्या, त्यांची हवेली आहे तशी गावात, पण त्या हवेलीची मरामत किंवा दुरुस्ती करण्याची ताकद राहिली नाही, कारण त्या शेतीचं उत्पन्न पहिल्यासारखं राहिलं नाही, तितकं काही मिळत नाही। पण पुराणी जुनी जमीनदारी झाली आहे, त्याची मानसिकता एकेकाळी सवन जे थोडे काश्मीर वाचून कन्याकुमारी काँग्रेस हो, पण ती होती, आहे नाही। आगे की राजनीतिक दस्तक यूपीए को लेकर क्या है? जानकार जवाब में कहते हैं कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने दीजिए। कांग्रेस अगर पंजाब की सत्ता बचा लेती है, गोवा या उत्तराखंड में सफल हो जाती है, तो आज कांग्रेस पर सवाल उठाने वाली राजनीति पूरा घूम जाएगी। दिल्ली से पॉलिमी साहा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। बिहार में अब अंधेर नगरी की कहानी देखकर आपको दस्तक देना जरूरी है, क्योंकि जहां एक डॉक्टर एक दिन में सिर्फ 12 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर सकता है, वहीं एक डॉक्टर से 65 लोगों का लापरवाही भरा ऑपरेशन करा देने का आरोप लग गया। जिस लापरवाही ने दावा है कि अब तक 15 लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली है। कल दस्तक में पहली रिपोर्ट दिखाने के बाद आज फिर से आज तक ने मुजफ्फरपुर के अंधेर नगरी का सच सबूतों के साथ पता किया है। वो रोशनी लेने आए लेकिन अंधेरा मिला। कहा जी आँख निकालना पड़ेगा, जो नहीं तो आँख में के प्रति फैल करके कैंसर हो जाएगा तो मर जाएगा। सोचा था दुनिया देख पाएंगे, आँख निकलवानी पड़ गई। आँख से पानी गिरने लगा, फिर वहाँ से कल होकर के आए हॉस्पिटल में, दवाई दिए, लोग देख करके दवाई चला, उससे कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद पटना रेफर किए, बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन फैल गया, हो सकता है दूसरे आँख में भी हो सकता है,
आँख निकलवाना होगा। पहले आंखें खराब की, फिर दर दर भटकाया। धीरे धीरे उनके आंख से पस आना शुरू हो गया, तो बोला कि 3 दिन डेरा पर रखिए, फिर तीसरे दिन लगे तो ड्रेसिंग कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो फिर 3 दिन के बाद लेके गए उन लोगों के पास, तो लोग कहा कि रेफर टू पटना कर दिया। वो पटना में गए तो पटना वाला डॉक्टर बहुत वहाँ गुस्सा हुआ, बोला कि भाई ये कौन तरीका है, कहाँ करवाए नहीं करवाए। फिर आज गए हॉस्पिटल में तो क्या हुआ? फिर आज हम हॉस्पिटल में गए तो वहाँ ताला मारा हुआ है। मोतियाबिंद ठीक कराने आए, लेकिन अब एक आंख ही खोनी पड़ गई। अस्पताल अभी बोल रहा है जो अब इस आंख को निकलवा देने में ही फायदा है, इन्फेक्शन ज्यादा फैल चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आंखों के सबसे बड़े निजी अस्पताल में वो अंधेर नगरी नवंबर की 22 तारीख को फैली, जिसमें एक साथ 65 लोगों का मोतियाबिंद सही करने के नाम पर अब तक 15 लोगों की आंखों की रोशनी छीनी जा चुकी है। वो गरीब आम आदमी जिनके पास किसी प्राइवेट अस्पताल में मोतियाबिंद दूर करने का पैसा नहीं होता, जो रोशनी की उम्मीद में ट्रस्ट के कैंप में लगे मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने आए, उनमें से अब तक 15 लोगों की आंखों की रोशनी ही लापरवाही के ऑपरेशन ने छीन ली। कई लोगों को आंख से पानी गिरने और दर्द होने की शिकायत होने लगी। वो लोग फिर आए यहाँ पर, तो देखा गया कि उनको पेन ऑप्थेल्माइटिस हो गया और उस केस में आंख निकालनी पड़ जाती है। तो अब तक जो है सो 15 व्यक्तियों की आंखें निकाली जा चुकी हैं जो इफेक्टेड हुआ था यहाँ, और 2 अभी और भर्ती हैं। मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। 3 सदस्यों की कमेटी जांच कर रही है। आम लोगों की आंख छीनने वाले इस अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के उसी आई हॉस्पिटल में हैं, जहां बीते 22 नवंबर को 65 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, और यही OT है, शैल कक्ष है, जिसे प्रशासन ने सील कर दिया गया है। इसी में जो है ऑपरेशन किया गया था। नमस्कार, हम मणिभूषण बोल रहे हैं आज तक टीवी से। शिवसदन साहब, आज तक के संवाददाता मणिभूषण शर्मा ने ही सबसे पहले मुजफ्फरपुर के स्वास्थ्य महकमे को इस आंखों के अस्पताल में हुई अंधेर गर्दी के बारे में जगाया था, जिसके बाद प्रशासन को सारी कहानी पता चली। सवाल उठता है, आखिर ये पूरी लापरवाही हुई कैसे? आंखों की रोशनी छीनने वाली अंधेर गर्दी का पहला सबूत है 65 लोगों का ऑपरेशन एक दिन में एक ही डॉक्टर ने कर दिया। गवाही मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा देते हैं। डॉक्टर एशन साहू का नाम आ रहा है, उनके द्वारा ऑपरेशन किया गया। एक ही डॉक्टर टोटल ऑपरेशन किए थे? ये मुझे नहीं ठीक से कितना उसने एक ही डॉक्टर एशन साहू का। अंधेर गर्दी का दूसरा सबूत है, एक डॉक्टर दावा है मोतियाबिंद का ज्यादा से ज्यादा 12 ऑपरेशन दिन भर में कर सकता है। मुजफ्फरपुर में एक ही डॉक्टर से 65 लोगों का ऑपरेशन करा दिया गया। एक डॉक्टर 65 ऑपरेशन एक दिन में कर सकता है क्या? नहीं, नॉर्म के अनुसार नहीं करना चाहिए। 65 आम आदमी का मोतियाबिंद सही करने के नाम पर यहाँ ऑपरेशन करके उन्हें लेटाया गया, बाद में घर भेजा गया, हालत बिगड़ गई। मुजफ्फरपुर में आंखों की रोशनी छीनने वाली अंधेर गर्दी का तीसरा सबूत यह है कि अस्पताल के स्थायी डॉक्टर छुट्टी पर थे। पहले काम कर चुके एक डॉक्टर को चिरौरी करके बुलाकर 65 लोगों का ऑपरेशन कराया गया। इस बात का सबूत आज तक संवाददाता को अस्पताल के सहायक प्रशासक दीपक कुमार देते हैं। परमानेंट डॉक्टर नहीं है, उस दिन कोई सर्जन हमारे यहाँ नहीं थे। मैनेजमेंट के अनुरोध पर वो मदद के रूप में आए थे हॉस्पिटल में। कितना पैसा उन्हें दिया जाएगा? पैसा की बात नहीं थी उस रोज, उनको रिक्वेस्ट किया गया था। इतनी लापरवाहियों की कीमत चुकाने वाले कोई अमीर नहीं बल्कि बेहद गरीब लोग हैं। मोमिनपुर के जुमराती उनमें से एक हैं। एक आंख को हाथ से ढक कर आ रहे हैं। हाथ में पर्चा है उसी अस्पताल का जहां रोशनी लेने गए थे। अब इस पर्चे को भी नहीं पढ़ सकते, जिन्हें डॉक्टर्स ने कहा था ड्रॉप डालते रहो सही हो जाओगे। दावा है अब आंख खराब हो चुकी है। इतनी अंधेर गर्दी पर ही मानवाधिकार आयोग भी जाग गया। बिहार में सरकार को नोटिस भेजा। 4 सप्ताह के अंदर में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। चूँकि यह भारत का पहला ऐसा मामला है जितने इतने मास अमाउंट में लोगों की आंख निकालने की बात हो रही है। क्या ये अंधेर गर्दी भ्रष्टाचार का नतीजा है? क्या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के नाम पर मिलने वाली सरकारी रकम को डकारने के लिए एक साथ 65 लोगों की आंखों की रोशनी को दांव पर लगाया गया, जिसके कारण अब तक 15 से ज्यादा लोगों की आंख निकालनी पड़ गई है? जवाब जांच में सामने आएगा। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, आज तक। हमारा देश भारत भी उन देशों में अब शामिल हो गया है
जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज हैं। सरकार ने बताया है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 मरीज कर्नाटक में मिले हैं। इनमें एक विदेशी है जो नवंबर में भारत आया था। ओमिक्रॉन के इन दोनों मरीजों के मिलने के बाद हमारे देश भारत में लोग डरे हुए हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि यह वायरस भले ही डेल्टा से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन इससे बचा जा सकता है। भारत में ओमिक्रॉन के पहले 2 मरीजों को लेकर आपके मन में आने वाले हर सवाल का जवाब देने के लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए और कोरोना के इस नए खतरे के विरुद्ध जोरदार दस्तक दीजिए। डर था वो हो गया, जिसने भी ये खबर सुनी वो एक पल को ठहर गया, क्योंकि डेल्टा से भी 5 गुना ज्यादा खतरनाक कोरोना के नए वेरिएंट की भारत में एंट्री हो चुकी है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में। शाम 4 बजे के करीब इस खबर का ऐलान करने के लिए जब स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो किसी को भी भरोसा नहीं था कि भारत उन देशों की फेहरिस्त में शामिल हो जाएगा जहां ओमिक्रॉन घुसपैठ कर चुका है। हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के 27 मिनट बाद स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने देश को बताया कि भारत में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले हैं। हम लोग वेरिएंट डिटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह से, अप्रैल से देश में जो डोमिनेंट म्यूटेशन हमने देखी है वह डेल्टा वेरिएंट और AY सबलिनेज जो डेल्टा का वेरिएंट है वही है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से बताया गया कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिले जिनकी उम्र 66 और 46 साल है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता बरती जा रही थी, जिसमें ये 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। लेकिन सवाल ये है कि भारत में कोरोना का सबसे खतरनाक रूप किस रास्ते आया। ओमिक्रॉन से संक्रमित ये दोनों लोग कहाँ के रहने वाले हैं, ये दोनों लोग किस देश से लौटे थे, उनमें किस तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं और क्या इन दोनों लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस बारे में पूछा गया तो जवाब में बस इतना बताया गया कि ये लोग जिनसे भी मिले उन्हें ढूंढ निकाला गया है और उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जो 2 केसेस नोट किए गए हैं उनको इससे पहले भी कई बार इस विषय में चर्चा हुई कि हम पर्टिकुलरली केसेस की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं रखते बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज। लेकिन जो मुख्य इशू हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि हमारे इंसाकॉग के नेटवर्क के द्वारा समय रहते उन केसेस को डिटेक्ट किया गया और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन सबको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। तो जो हमारा प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट का वह कार्य कर रहा है। सरकार से सीधे जवाब न मिलने पर आज तक ने जब इस बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले 2 मरीज भले ही एक ही राज्य से मिले हों, लेकिन उनमें से एक की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। भारत में ओमिक्रॉन का 66 साल का पहला मरीज दुबई के रास्ते दक्षिण अफ्रीका से आया था। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जांच के दौरान वो पॉजिटिव निकला। इसके बाद इस विदेशी ने एक होटल में खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया। 22 नवंबर को इस विदेशी नागरिक के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। 23 नवंबर को इस विदेशी नागरिक ने एक निजी लैब से अपना टेस्ट करवाया जो नेगेटिव निकला। इसके 4 दिन बाद 66 साल का विदेशी नागरिक
रात को 12:12 पर कैब लेकर एयरपोर्ट गया और दुबई वापस चला गया। One person is about 66-year-old who is South African national who has gone back. खास बात यह है कि दुबई लौट गए इस विदेशी ने 20 नवंबर से 27 नवंबर के बीच सैकड़ों लोगों से मेल मुलाकात की। इसीलिए जब पहली बार इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो उसे होटल में क्वारंटाइन करने के बाद उसके सीधे संपर्क में आए 24 और 240 अन्य लोगों का टेस्ट किया गया, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। Both the cases which we had sent for genomic sequencing from Karnataka have been proved to be Omicron positive. So one person is about 66-year-old who is South African national who has gone back. But we have tracked and traced his primary and secondary contacts of 24 and 240 people respectively. Luckily, none of them is found positive. पहला ओमिक्रॉन संक्रमित भले ही दुबई वापस जा चुका, लेकिन दूसरा संक्रमित मरीज भारत में ही सख्त निगरानी में है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का शिकार दूसरा मरीज 46 साल का एक हेल्थ वर्कर है। चिंता की बात यह है कि इस दूसरे मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। 21 नवंबर को ओमिक्रॉन के इस दूसरे संक्रमित को बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत हुई। अगले दिन 22 नवंबर को इसने RT-PCR टेस्ट करवाया और पॉजिटिव पाया गया। CT वैल्यू कम होने से इसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। 22 से 24 नवंबर तक ये घर में ही आइसोलेट रहा, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर 25 तारीख को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और 3 दिन बाद इसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ओमिक्रॉन से संक्रमित ये मरीज 13 लोगों के सीधे संपर्क में आया था, जबकि 205 अन्य लोग इसके संपर्क में रहे थे, जिनमें से 6 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सरकार के मुताबिक ओमिक्रॉन के इस दूसरे मरीज में मामूली लक्षण मिले। इन सारे केसेस में जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड हैं, अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं और हमारा फोकस होता है कि उस माइल्ड सिम्टम के लेवल पर ही बेस्ड ऑन आवर प्रोटोकॉल हम उसको इंस्टाकॉग नेटवर्क के द्वारा कैच करके उनको ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करें। तो अभी जितने भी केसेस इस देश में पाए गए हैं और इवन जितने भी केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं, उसमें अभी सीवियर सिम्टम्स नोट नहीं किए गए हैं और WHO ने कहा है कि उसकी इमर्जिंग एविडेंस को स्टडी किया जा रहा है। सर वुड एक्सप्लेन फर्दर, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे एयरपोर्ट पर जो नेटवर्क हमने स्टैब्लिश किया है, तो जो भी एट रिस्क कंट्रीज से फ्लाइट्स आती हैं उनको हम सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उन सबका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। RT-PCR टेस्ट में जो कि पिछले 24 घंटे का जो डिटेल हमने आपके सामने सबमिट की है, उसके हिसाब से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो जैसे ही कोई केस पॉजिटिव आता है, ऑटोमेटिकली उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल लेकर हर एयरपोर्ट को हमने लिंक किया है एक पर्टिकुलर होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से, जहां पर वो सैंपल भेजा जाता है और उसकी टेस्टिंग रिजल्ट आते ही उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। इस तरह भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। पहला मरीज विदेशी था जो दुबई वापस जा चुका है, जबकि दूसरा मरीज 46 साल का एक हेल्थ वर्कर है, जिसके संपर्क में आने वाले 6 लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। इसमें इस हेल्थ वर्कर का इलाज करने वाला डॉक्टर भी शामिल है। ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा लोगों को संक्रमित करता है। ये दोनों ही मामले तकरीबन 10 दिन पुराने हैं। राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन की चपेट में आए इन सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी और उनकी हालत सामान्य है। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कि यह मामला 10 दिन से ज्यादा पुराना है। विदेशी नागरिक वापस देश छोड़कर जा चुका है, तो वहीं दूसरे हेल्थ वर्कर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दोनों ही केसेस में कोरोना के हल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। दोनों मरीज ठीक हैं। ऐसे में प्रश्न ये कि क्या इसका कारण वैक्सीन तो नहीं? क्या इन दोनों मरीजों को वैक्सीन लगी थी? ओमिक्रॉन के कारण वैक्सीन पर छिड़ी बहस से जुड़े सवालों का जवाब देती अब हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। भय का वातावरण क्रिएट ना होने दें, अवेयरनेस क्रिएट करें। हम ये बताएं कि ये न्यू वेरिएंट की एविडेंस क्या है और इसके तहत हमें क्या कार्य करना है, और साथ ही हम ये इंश्योर करें कि कम्युनिटी का सपोर्ट जैसे अब तक हमें मिलता रहा है उसी के तहत वैक्सीन कवरेज को बढ़ाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग फॉलो करते रहें। जब भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की लैंडिंग हो चुकी है, तब वैक्सीन को लेकर सरकार का जोर पहले से कहीं ज्यादा हो सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन काम करती है नहीं,
क्या ये वैक्सीन के सुरक्षा चक्र को भेज सकता है? इन सारे सवालों का सही जवाब भले ही अब तक न मिला हो, लेकिन भारत में ओमिक्रॉन के 2 संक्रमित मिलने से अब सबकी दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि भारत में ओमिक्रॉन के पहले शिकार हुए दोनों लोगों को वैक्सीन लगी थी या नहीं। तो इस सवाल का जवाब यह है कि 66 साल के विदेशी नागरिक को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी, जबकि ओमिक्रॉन की गिरफ्त में आए भारतीय हेल्थ वर्कर को कोरोना की पहली डोज ही लग पाई थी। सरकार के मुताबिक ओमिक्रॉन के दूसरे मरीज की तबीयत ठीक है, जबकि वैक्सीन की 1 डोज लेने वाले हेल्थ वर्कर को सिर्फ हल्का बुखार आया और उसकी हालत ठीक है। नए चैलेंज के बावजूद भी वैक्सीनेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल tool that we have to use, and we are fortunate that we have that tool in plenty. कोई डाउट नहीं है कि जो वैक्सीन जिस देश में उपलब्ध हैं उन वैक्सीन्स का कवरेज बढ़े, और वो वेरिएंट अभी जो भी हैं इस स्टेज पे जो साइंस हमें बताती है हमें वो इस्तेमाल करने हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कोविड-19 की 125 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। भारत में 18 साल से ऊपर के 84.3% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 49% वयस्क आबादी को दोनों डोज लग चुकी है। इस तरह देश की करीब 15% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं लगी है, जबकि 41% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज का इंतजार है। नवंबर में ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने हर घर दस्तक अभियान छेड़ा। पिछले 1 माह में देश में फर्स्ट डोज का कवरेज करीब 5.9% के करीब बढ़ा है, जिसमें कि जैसे अगर हम इंडिया में देखें जहां वह 78.1% था, वह 5.9% हमने उसको ओवरऑल देश में बढ़ते देखा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में फर्स्ट डोज कवरेज का इंक्रीज 8.7% नोट किया गया, वेस्ट बंगाल में 7.7, छत्तीसगढ़ में 7.7% नोट किया गया, तेलंगाना में 7.5% ग्रोथ इन द फर्स्ट डोज कवरेज नोट की गई है, महाराष्ट्र में 6.8 और तमिलनाडु में 6.8% फर्स्ट डोज कवरेज में वृद्धि नोट की गई है। साथ ही इस कार्यक्रम के चलते हमने ओवरऑल देश में 11.7% सेकेंड डोज कवरेज में भी इंक्रीज नोट किया है। यूरोप हो या फिर दक्षिण अफ्रीका, वहां पर हालात बिगड़ने के 2 ही मुख्य कारण हैं। पहला कोरोना को लेकर सतर्कता का अभाव और दूसरा धीमा टीकाकरण। ब्रिटेन, जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों में लोगों की बेफिक्री कोरोना का काम आसान कर रही है, तो अफ्रीका में वैक्सीन की कमी। जर्मनी में तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां पर वैक्सीन नहीं लगाने वालों पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी गई है। जर्मनी की सरकार ने पिछले 24 घंटे में 70,000 नए केस सामने आने के बाद सख्त फैसला लिया है, जिसके मुताबिक वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को थिएटर, रेस्तरां में एंट्री नहीं मिलेगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बावजूद जर्मनी में 68.7% लोगों को ही कोरोना का टीका लग सका है, जबकि सरकार का लक्ष्य 75% है। यूरोपीय देशों की सरकारें ओमिक्रॉन से बचाव के तौर पर बूस्टर डोज को भी बढ़ावा दे रही हैं। इसे देखते हुए भारत में भी बूस्टर डोज की मांग की जा रही है। इस बारे में जब स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा गया तो उनका जवाब कुछ इस तरह था। इतना बड़ा डिसीजन कि हम पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन, इसकी वजह से हमारी स्ट्रैटेजी किस तरफ जाती है, बूस्टर डोज के लिए इसके इम्पेरेटिव्स क्या हैं, ये सारा अध्ययन जब मैंने कहा कि हम जो वैज्ञानिक पहलू हैं इसके उसको बहुत ध्यान से स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरी नज़र है। इट्स एन ऑनगोइंग वर्क, इट डजंट हैपन on a predefined days, or it's an ongoing discussion within our technical and scientific circles and system and committees and the reporting system that we have. All that is being carefully examined, और जैसे जैसे ही जो सिचुएशन जैसी इमर्ज होगी, जो साइंटिफिक तथ्य सामने आएंगे, उनके बेस पे डिसीजंस आगे लिए जाएंगे। छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।